विभाजन को समझना, राजनीतिक स्मृति अनुभव। चित्र 14.1 विभाजन की वजह से लाखों लोग उजड़ गए, शरणार्थी बनकर रह गए। उनको अपनी रेसा रेसा जिंदगी नए सिरे से बुननी पड़ी। हमें पता है कि 1947 में हमारी आज़ादी से जुड़ी खुशी विभाजन की हिंसा और बर्बरता से बदरंग पड़ गई थी। ब्रिटिश भारत के दो संप्रभु राज्यों भारत और पाकिस्तान, जिसके पश्चिमी और पूर्वी भाग थे, में बंटवारे से कई आकस्मिक परिवर्तन आए। लाखों जाने गई इकाइयों की जिंदगियां पलक झपकते बदल गई। शहर बदले, भारत बदला, एक नया देश का उदय हुआ और ऐसा जनसंहार, हिंसा और विस्थापन हुआ जिसका इतिहास में पहले कोई उदाहरण न था। इस अध्याय में हम 1947 के बंटवारे का अध्ययन करेंगे। यह क्यों और कैसे हुआ और इसके चलते 1946 में 50 की काल अवधि में और 1950 के बाद भी आम लोगों के क्या दर्दनाक अनुभव रहे। अध्याय में इस बात की भी चर्चा की जाएगी कि लोग से बातचीत और साक्षात्कार के जरिए, यानी कि मौखिक इतिहास के प्रयोग करते हुए, हम इन अनुभवों के इतिहास को कैसे रच सकते हैं। इस अध्याय में मौखिक इतिहास के फायदे और उसकी सीमाओं को दिखाया गया है। साक्षात्कार से हमें किसी समाज के अतीत के ऐसे आयामों के बारे में काफ़ी जानकारी हासिल कर सकते हैं जिनके बारे में दूसरी तरह के स्रोतों से हमें बहुत कम जानकारी मिल पाती है या किसी जानकारी नहीं मिल पाती। परंतु कई मामलों के बारे में हम साक्षात्कार की पद्धति से ज़्यादा पता नहीं चलता। ऐसे पहलुओं के इतिहास को रचने के लिए हमें किसी और किस्म की सामग्री की मदद लेनी पड़ती है। अध्याय के अंत में हम इस मुद्दे पर दोबारा लौटेंगे। चित्र 14.2 कैमरे की तस्वीर से हमें उस समय का हिंसा का एहसास होता है। बंटवारे के कुछ अनुभव। यहाँ 3 घटनाएं दी जा रही हैं जिनका बयान उन दुख दिनों से गुजरे लोगों ने 1993 में एक शोधकर्ता के आगे किया था। बयान करने वाले पाकिस्तानी थे और शोधकर्ता भारतीय। शोधकर्ता का उद्देश्य यह समझना था कि लोग पीढ़ियों से कामों बेस मेल मिलाप से रहते आए थे। उन्होंने 1947 में एक दूसरे पर इतना जबरदस्त कहर कैसे ढाया। स्रोत 1, मैं तो सिर्फ अपने अब्बा पर चढ़ा हुआ कर्ज चुका रहा हूँ। शोधकर्ता की रिपोर्ट इस प्रकार है। मैं 1992 की सर्दियों में पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर के इतिहास विभाग के पुस्तकालय में जाया करता था। वहाँ अब्दुल लतीफ़ नामक एक धर्मनिष्ठ अधेड़ सज्जन मेरी बहुत मदद किया करते थे। जितना उनके लिए करना जरूरी था उससे भी आगे जाकर वे मुझे आवश्यक सामग्री मुहैया करा देते थे और मेरी अनुरोध की हुई फोटोकॉपियाँ अगली सुबह मेरे पहुंचाने के पहले ही बड़े कायदे से तैयार रखते थे। मेरे काम के प्रति उनका यह रवैया मुझे इतना अनोखा लगता था कि एक दिन मैं अपने को रोक नहीं पाया और पूछ ही बैठा, लतीफ़ा साहब, आप ज़रूरत से ज़्यादा आगे बढ़कर मेरी इतनी मदद क्यों करते हैं? अपनी घड़ी पर नज़र डालकर उन्होंने लपक कर अपनी नमाजी टोपी उठाई और कहा, अभी तो मुझे तुरंत नमाज के लिए जाना है, पर लौटकर मैं आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगा। आधे घंटे बाद अपने दफ्तर में लौटते ही उन्होंने अब बात आगे बढ़ाई। हाँ, आपका सवाल मेरा मतलब है कि मेरे वालिद जम्मू से थे। जम्मू जिले के एक छोटे से गांव के बासिंदे। इस गांव में हिंदुओं का दबदबा था और अगस्त 1947 में इलाके के हिंदू गुंडों ने गांव की तमाम मुसलमान आबादी को मार डाला। एक रोज तीसरे पहर जब हिंदुओं की भीड़ का पागलपन अपनी हद पार कर रहा था तो मेरे अब्बा को पता चला कि गांव में शायद ही वे एकमात्र मुसलमान नौजवान हैं जो जिंदा बचे हैं। अपने पूरे खानदान को वे पहले ही इस कत्ले-आम में खो चुके थे और अब भागने के रास्ते ढूंढ रहे थे। उन्हें एक दयालु बुजुर्ग हिंदू पड़ोसन का ख्याल आया। उन्होंने उनसे अपने घर में पनाह देने का प्रार्थना की। वे अब्बा की मदद को राजी हुई मगर बोली, बेटा,
अगर तुम यहाँ छिपते हो तो वे लोग दोनों को ही धड़ हम दोनों को ही धर लेंगे। इससे कोई फायदा नहीं होगा। तुम मेरे पीछे पीछे वहां चलो जहां इन लोगों ने मुर्दों की ढेर लगा रखे हैं। तुम वहां मुर्दों जैसे बनकर लेट जाना और मैं तुम पर कुछ लाशें डाल दूंगी। बेटा, सारी रात मुर्दे के बीच ऐसे ही लेटे रहना और सुबह पौ फाटते ही जी जान से सियालकोट की तरफ दौड़ जाना। मेरे अब्बा यह सुझाव मान गए। फिर वे दोनों वहां गए जहां लाशें पड़ी थी। अब्बा चुपचाप जमीन पर लेट गए और बूढ़ी माई ने उन पर कई लाशें डाल दी। कई घंटों भर बाद हथियारबंद हिंदू दंगाई वहां वहां एक जत्था आ थमका। उसने उनमें से एक चिल्लाया, किसी में कोई जान बची है? और दूसरे लोग अपनी अनगढ़ी लाठियों और बंदूकों से उस ढेर में जिंदगियों के आसार तलाशने लगे। कोई चिल्लाया, अरे उस लाश की कलाई पर घड़ी है। उसने राइफल का कुंदा जोर से अब्बा की उंगलियों पर दे मारा। अब्बा जी बताया करते थे कि घड़ी वाली कलाई का की फैली हथेलियों को बिल्कुल बिना हिलाए रखना उनके लिए कितना मुश्किल था। किसी तरह कुछ सेकंड तक वे ऐसे करने में कामयाब रहे। तब दंगाइयों में से कोई बोला, अरे एक घड़ी ही तो है, चलो चलो यहाँ से, अंधेरा होने लगा है। अब्बा जी की तकदीर थी कि वे लोग चले गए और मेरे अब्बा पूरी रात उस मरघट के माहौल में लेटे रहे। सुबह की उजास होते ही वे सचमुच अपनी जान लेकर ही भागे। सियालकोट पहुंचने तक वे रुके नहीं। मैं आपकी मदद इसलिए करता हूं कि एक हिंदू माई ने मेरे अब्बा की मदद की थी। मैं तो सिर्फ अपने अब्बा पर चढ़ा हुआ कर्ज चुका रहा हूं। मैंने कहा, मगर मैं तो हिंदू नहीं, सिख खानदान से या हद एक मिले जुले हिंदू सिख खानदान से हूँ। मैं ठीक ठाक नहीं जानता कि आपका मजहब क्या है। आप केस भी नहीं रखते और मुसलमान भी नहीं हैं। सो मेरे लिए तो आप हिंदू ही हैं। मैं जो थोड़ा बहुत आपके लिए करता हूँ वह इसलिए कि एक हिंदू माई ने मेरे अब्बा को बचाया था। स्रोत दू, बरसों हो गए मैं किसी पंजाबी मुसलमान से नहीं मिला। शोधकर्ता का एक दूसरा किस्सा लाहौर के एक यूथ हॉस्टल के मैनेजर के बारे में है। मैं जगह की तलाश में हॉस्टल गया था और वहां मैंने तुरंत अपनी नागरिकता की घोषणा कर दी थी। मैनेजर ने कहा, आप हिंदुस्तानी हैं, इसीलिए आपको मैं कमरा तो दे नहीं सकता, मगर आपको चाय पिला सकता हूँ और एक किस्सा सुना सकता हूँ। इतने लाल जाने वाले प्रस्ताव पर मैं नहीं कैसे कह सकता। मैनेजर ने शुरू किया। 50 के दशक की शुरुआती हिस्से में मेरी पोस्टिंग दिल्ली में हुई थी। मैं ध्यान से सुन रहा था और मैं वहाँ पाकिस्तानी दूतावास में क्लर्क था। मेरे एक लाहौरी दोस्त ने मुझे एक रुक्का छोटी चिट्ठी दिया था जो कभी उसके पड़ोसी रहे एक व्यक्ति को देना था। वह व्यक्ति आजकल दिल्ली के पहाड़गंज में रह रहा था। एक दिन मैं अपने साइकिल लेकर पहाड़गंज को चल पड़ा। जैसे ही मैंने सेंट्रल सिक्रेटेरिएट के पास वाले कैथीड्रल बड़ा गिरजाघर को पार किया, मुझे एक सिख साइकिल पर जाता हुआ दिखाई दिया। उसे रोककर मैंने पंजाबी में पूछा, सरदार जी, पहाड़गंज का रास्ता किधर से है? उन्होंने पूछा, तुम शरणार्थी हो? नहीं, मैं लाहौर से आया हूँ। मैं इकबाल अहमद हूँ। इकबाल अहमद लाहौर से? रुको रुको रुको। वह रुका की आवाज़ मुझे बेरहम हुक्म जैसी सुनाई दी और मैंने सोचा कि अब तो मैं गया, ये सिख मुझे खत्म कर देगा। पर और कोई चारा नहीं था, इसीलिए मैं रुक गया। वह भारी भरकम सिख दौड़ता आया और उसने मुझे कसकर खींच लिया। भीगी आंखों से उसने कहा, बरसों हो गए मैं किसी पंजाबी मुसलमान से नहीं मिला। मैं मिलने की तरस
तरस रहा था, पर यहाँ पंजाबी बोलने वाले मुसलमान मिलते ही नहीं हैं। ये चित्र 14.3 1 करोड़ से ज़्यादा लोग अपने अपने वतन से उजड़ गए और दूसरे जगहों पर जाने के लिए मजबूर हो गए। स्रोत 3, ना नहीं, तुम कभी हमारे नहीं हो सकते। शोधकर्ता की तीसरी घटना, मुझे अभी भी 1992 में लाहौर में मिले एक आदमी की बहुत अच्छी तरह याद है। वह गलती से मुझे विदेश में पढ़ने वाला पाकिस्तानी समझ बैठा था। जाने किस वजह से वह मुझे पसंद करने लगा था। वह मुझसे अनुरोध कर रहा था कि पढ़ाई पूरी करके मैं कौम की खिदमत करने के लिए वापस लौट जाऊं। मैंने कहा कि मैं लौटूंगा, लेकिन बातचीत के दौरान मैंने जब बताया कि मैं भारत का नागरिक हूं, तो एकदम से उसका लहजा बदल गया और अपने आप को भरसक रोकते रोकते भी उसके मुंह से निकल गया, ओह हिंदुस्तानी। मैं समझा था कि आप पाकिस्तानी हैं। मैंने उसे समझाने की पूरी कोशिश की कि मैं अपने आप को दक्षिण एशियाई मानता हूं, पर वह अड़ा रहा, ना ही नहीं, तुम कभी हमारे नहीं हो सकते। तुम्हारे लोगों ने 1947 में मेरा पूरा गांव साफ कर दिया था। हम कट्टर दुश्मन हैं और हमेशा रहेंगे। स्रोत 1, प्रत्येक स्रोत से आपसे आपस में बातचीत करने वाले इन लोगों के रूप के बारे में हमें क्या पता चलता है? ये कहानियां लोगों की विभाजन संबंधित विभिन्न स्मृतियों के बारे में हमें क्या कहती हैं? स्रोत 3, इन लोगों ने खुद को एक दूसरे को कैसे पेश किया और पहचाना? चर्चा कीजिए। विभाजन संबंधी लेखन में ऐसी कहानियों के महत्व का मूल्यांकन कीजिए। ऐतिहासिक मोड़, बंटवारा या महाध्वंस, होलोकास्ट। अभी जो स्मरण पेश किया गया है उनमें से बंटवारे के दौरान हुए चौतरफा हिंसा का पता चलता है। कई लाख लोग मारे गए, न जाने कितने औरतों का बलात्कार और अपहरण हुआ, करोड़ों उजड़ गए, रातों रात अजनबी जमीन पर रिफ्यूजी शरणार्थी बनकर रह गए। इस इंसानी नुकसान का कोई सटीक हिसाब लगाना नामुमकिन है, बल्कि काबिल और जानकार विद्वानों के अनुमान से भी मरने वालों की संख्या 2 लाख से 5 लाख तक रही है। शायद यह अनुमान सही है कि लगभग 1.5 करोड़ लोगों को भारत और पाकिस्तान के बीच रातों रात खड़ी कर दी गई सरहद के इस या उस पार जाना पड़ा, जैसा ही उन्होंने इस छापा सीमा शैडो लाइंस, दोनों नए राज्यों के बीच की सरहद औपचारिक आज़ादी के 2 दिन बाद तक भी अधिकृत रूप से तय नहीं थी। इसे ठोकर खाई, वो बेघर हो गए। पलक झपकते उनके माल अब असबाब हाथ से जाते रहे। दोस्त रिश्तेदार बिछड़ गए हुए, अपनी जड़े मकानों, खेतों और कारोबारों से महरूम हो गए। बचपन की यादें उनके छीन ली गई। अपनी स्थानीय व क्षेत्रीय संस्कृतियों से वंचित ये लोग दोबारा तिनकों से अपनी जिंदगी खड़ी करने के लिए मजबूर हो गए। चित्र 14.4, बैलगाड़ी पर अपने परिवार और सामान के साथ 1947 में आते लोग दिखाए गए हैं। चित्र में क्या यह महज एक विभाजन का कामोबेश व्यवस्थित संवैधानिक फैसला, आपसी राजमंदी के आधार पर इलाकों और संपत्ति का सामान्य बंटवारा भर था, या इसे 16 माह का गृह युद्ध कहा जाए, क्योंकि पाले के दोनों तरफ पूरी आबादियों का दुश्मनों की तरह सफाया कर देने के लिए सुनियोजित कोशिशें की जा रही थी, और इसके लिए संगठित गिरोह कमर कसे खड़े थे। जिंदा बच जाने वाले 1947 को अक्सर कई दूसरे शब्दों में व्यक्त करते थे: मार्शल लॉ, महामारी और रौला या हुल्लड़। विभाजन के दौरान हुई हत्याएं, बलात्कार, आगजनी और लूटपाट की बातें करते हुए समकालीन प्रेक्षकों और विद्वानों ने कई बार महाध्वंसक होलोकास्ट शब्द का उल्लेख किया। जाहिर है वे इस सामूहिक जनसंहार की भयानकता को रेखांकित करना चाहते थे। बहरहाल, क्या ये संज्ञाएं और शब्द सही हैं? आपने कक्षा 9 में नाजी शासक के दौरान हुए जर्मनी होलोकास्ट के बारे में पढ़ा होगा। एक लिहाजा से देखें तो सन 47
में भारतीय उपमहाद्वीप में जो कुछ घटा उसकी भीषणता को होलोकास्ट शब्द से ही समझा जा सकता है। यह हादसा इतना जघन्य था कि विभाजन, बंटवारे या तकसीम जैसे शब्दों से उसके सारे पहलू सामने नहीं आते। इससे यह भी समझने में मदद मिलती है कि यूरोपीय होलोकास्ट की तरह हमारे समकालीन सरोकार में भी विभाजन का इतना ज्यादा जिक्र क्यों नहीं आता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि दोनों घटनाओं के बीच कोई फर्क नहीं था, या अगर था तो इसे नजरअंदाज कर दिया गया। 1947 से 48 में भारतीय उपमहाद्वीप में सफाए की कोई सरकारी मुहिम नहीं चली, जबकि नाजी जर्मनी में यही हो रहा था। वहां लोगों को मारने के लिए नियंत्रण और संगठन की तमाम आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल किया गया। भारत विभाजन के वक्त जो नस्ली सफाया हुआ वह सरकारी निकायों की नहीं बल्कि धार्मिक समुदायों के स्वयंभू प्रतिनिधियों की कालगुजारी थी। ऋण छवियां, स्टेरियोटाइप्स की ताकत। भारत में पाकिस्तान से नफरत करने वाले, पाकिस्तान में भारत से नफरत करने वाले दोनों ही बंटवारे की उपज हैं। कई बार गलतफहमियों में लोग यह मान लेते हैं कि भारतीय मुसलमान की वफादारी पाकिस्तान के साथ है। उनकी कथित गैर भारतीय अखिल इस्लामी निष्ठा की इस धारणा के साथ कई और भी आपत्तिजनक विचार जुड़े होते हैं। मसलन कई लोगों को लगता है कि मुसलमान क्रूर होते हैं, कट्टर होते हैं, गंदे होते हैं और हमलावरों के वंशज हैं, जबकि हिंदू दयालु, उदार, शुद्ध और जिन पर हमला किया गया उनके वंशज हैं। पत्रकार R.M. मर्फी ने अपने अध्ययन में दिखाया है कि पाकिस्तान में भी इस तरह की रूढ़ी छवियां, स्टेरियोटाइप्स की कमी नहीं है। उनका कहना है कि कुछ पाकिस्तानियों को लगता है कि मुसलमान निष्पक्ष, बहादुर, एक ईश्वरवादी, एक ईश्वर की पूजा करने वाले और मांसाहारी होते हैं, जबकि हिंदू काले कायर, बहु ईश्वरवादी, शाकाहारी होते हैं। हिंदू काले कायर, बहु ईश्वरवादी, शाकाहारी होते हैं। हालांकि इन में से कुछ छवियां विभाजन से पहले की हैं, लेकिन 1947 की घटनाओं से उन्हें और बल मिला। इतिहासकार इन धारणाओं में मौजूद गलतफहमियों की बार बार आलोचना करते रहे हैं, लेकिन उन दोनों ही देशों में घृणा के ये स्वर शांत होने का नाम नहीं लेते। विभाजन ने ऐसी स्मृतियां, घृणाएं, छवियां और पहचानें रच दी कि आज वे भी सरहद के दोनों तरफ लोगों के इतिहास को तय करती चली जा रही है। ये नफरत सामुदायिक टकराव में साफ झलकती हैं। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि सांप्रदायिक टकराव ने इन पिछली स्मृतियों को जिंदा रखने का काम किया। बंटवारे के दौरान हुई हिंसा की कहानियों को सांप्रदायिक समूह विभिन्न समुदायों के आपसी फासले को और गहरा करने के लिए बार बार दोहराते हैं। वे लोगों के जहन में संयम और अविश्वास पैदा करते हैं, सांप्रदायिक ऋण छवियों को मजबूत करते हैं और निराधार सोच को हवा देते हैं कि हिंदू, सिख, मुसलमान, इन समुदायों के बीच सीमाएं स्पष्ट रूप से परिभाषित हैं और उनके हित एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। पाकिस्तान और भारत के संबंध बंटवारे की इस विरासत से गहरे तौर पर तय होते रहे हैं। उनके प्रलयकारी क्षणों की परस्पर विरोधी स्मृतियों से दोनों तरफ विभिन्न समुदायों के बारे में प्रचलित धारणाओं को बल मिला है। चर्चा कीजिए। अगर आप अपने कोई विभाजन संबंधी कहानी सुना है तो उन्हें याद कीजिए। यह सोचिए कि विभिन्न समुदायों के बारे में आपकी अवधारणा इन कहानियों से कैसे बनी। कल्पना कीजिए कि अगर अलग अलग समुदायों के लोग एक ही कहानी को कैसे बयान करेंगे। चित्र 14.5 लोग वही सामान लेकर अपने साथ लेकर चले जो उठाकर ले जा सकते थे। उजाड़ने में लोगों की गहरे नुकसान का एहसास हुआ। जहां वे पीढ़ियों से रह रहे थे उन स्थानों से उनका विच्छेद हो गया। ये चित्र में दिखाया गया है, सामान उठाकर ले जाते हुए चित्र में मौजूद हैं। विभाजन क्यों और कैसे हुआ? एक लंबे इतिहास का अंतिम चरण। कुछ इतिहासकार भारतीय भी
और पाकिस्तानी भी यह मानते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना की यह समझ कि औपनिवेशिक भारत में हिंदू और मुसलमान दो पृथक राष्ट्र थे मध्यकालीन इतिहास पर भी लागू की जा सकती है। यह इतिहासकार इस बात पर बल देता है कि 1947 की घटनाएं मध्य और आधुनिक युगों में हुए हिंदू मुस्लिम झगड़ों के लंबे इतिहास से बारीकी से जुड़ी हुई है, लेकिन यह तर्क इस बात को अनदेखा कर जाता है कि इन समुदायों में झगड़े का इतिहास मेलजोल के लंबे इतिहास के साथ साथ चला। फिर भी यह भी महत्वपूर्ण है कि हिंदू मुसलमानों में कई तरह के सांस्कृतिक आदान प्रदान रहे हैं। जो लोग दक्षिण एशिया में हिंदू मुस्लिम झगड़ों की निरंतरता की बात करते हैं, यह नहीं देखते कि लोगों की मानसिकता पर बदलती परिस्थितियों का असर होता है। कुछ विद्वान यह मानते हैं कि देश का बंटवारा एक ऐसे सांप्रदायिक राजनीति का आखिरी बिंदु था जो 12वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में शुरू हुई। उनका तर्क है कि अंग्रेजों द्वारा 1909 में मुसलमानों के लिए बनाए गए पृथक चुनाव क्षेत्र, जिनका 1919 में विस्तार किया गया, का सांप्रदायिक राजनीति की प्रकृति पर गहरा प्रभाव पड़ा। पृथक चुनाव क्षेत्र की वजह से मुसलमान विशेष चुनाव क्षेत्रों में अपने प्रतिनिधि चुन सकते थे। इस व्यवस्था में राजनीतिज्ञों को लालच रहता था कि वह सामुदायिक नारों का इस्तेमाल करे और अपने धार्मिक समुदाय के व्यक्तियों को नाजायज फायदे पहुंचाए। इस तरह से उभरती हुई आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था में धार्मिक असमिताओं की क्रियाशील प्रयोग होने लगा। चुनावी राजनीति इन असमिताओं को ज्यादा गहरा और पक्का बनाने लगी। अब सामुदायिक असमिताओं से जुड़े अभिप्राय केवल विश्वास और अकायद आस्था के फर्कों पर केंद्रित नहीं थे। अब अक्सर धार्मिक असमिताएं समुदाय के बीच हो रहे विरोधों से जुड़ गई। हालांकि भारतीय राजनीति का पृथक चुनाव क्षेत्रों का अच्छा खासा असर पड़ा, हमें इनके महत्व को बढ़ा चढ़ाकर पेश नहीं करना चाहिए और न ही हमें यह मानना चाहिए कि बंटवारा पृथक चुनाव क्षेत्रों की प्रत्यक्ष देन है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में सांप्रदायिक असमिताएं कई अन्य कारणों से भी ज्यादा पक्की हुई। 1920 और 1930 के दशक में कई घटनाओं की वजह से तनाव उभरे। मुसलमानों को मस्जिद के सामने संगीत, गौरक्षा आंदोलन और आर्य समाज की शुद्धि की कोशिशें, यानी कि नव मुसलमान को फिर से हिंदू बनाना जैसे मुद्दे पर गुस्सा आया। दूसरी ओर हिंदू 1923 के बाद तबलीग प्रचार और लखनऊ समझौता 1916 में हुआ। यह समझौता कांग्रेस और मुस्लिम लीग जिसे इस समय यूपी में आधारित युवा पार्टी नियंत्रित करती थी के आपसी तालमेल को दर्शाता है। इस समझौते के तहत कांग्रेस ने पृथक चुनाव क्षेत्र को स्वीकार। समझौते ने कांग्रेस के मध्य मार्गी अतिवादियों और मुस्लिम लीग के लिए एक संयुक्त राजनीति मंच प्रदान किया। आर्य समाज 19वीं सदी के आखिरी दशक और प्रारंभिक 20वीं सदी का यह उत्तर भारतीय हिंदू सुधार आंदोलन खासतौर पर पंजाब में सक्रिय था। आर्य समाज वैदिक ज्ञान का पुनरुत्थान कर उसको विज्ञान की आधुनिक शिक्षा से जोड़ना चाहता था। तंजीम संगठन के विस्तार से उत्तेजित हुए, जैसे जैसे मध्यवर्गीय प्रचार और सांप्रदायिक कार्यकर्ता अपने अपने समुदायों में लोगों को दूसरे समुदाय के खिलाफ लामबंद करते हुए ज्यादातर एकजुटता बनाने लगे। देश के विभिन्न भागों में दंगे फैलते गए। प्रत्येक सांप्रदायिक दंगे के समुदायों के बीच फर्क गहरे होते गए और हिंसा की परेशानी करने वाली स्मृतियां भी निर्मित होती गई। मस्जिद के सामने संगीत, किसी धार्मिक जुलूस के द्वारा नमाज के वक्त मस्जिद बाहर संगीत के बजाए जाने से हिंदू मुस्लिम हिंसा हो सकती थी। रूढ़िवादी मुसलमान इसे अपनी नमाज या इबादत में खलल मानते थे। फिर भी ऐसा कहना सही नहीं होगा कि बंटवारा केवल सीधे सीधे बढ़ते सांप्रदायिक तनाव की वजह से हुआ। गर्म हवा फिल्म के नायक ने ठीक कहा कि सांप्रदायिक कलह तो सन 1947 से पहले भी होती थी, लेकिन उसकी वजह से लाखों लोगों के घर कभी नहीं उजड़े। पहले की सांप्रदायिक राजनीति और विभाजन में गुणात्मक फर्क है और बंटवारे को समझने के लिए हमें ब्रिटिश राज के आखिरी दशक की घटनाओं को बारीकी से देखना
होगा। सांप्रदायिकता से क्या अभिप्राय है? हमारी अस्मिता के कई पहलू होते हैं। आप बालक या बालिका, आप युवा भी हैं, आप किसी गांव, शहर, जिला अथवा प्रांत के निवासी हैं और आप कुछ विशेष भाषाएं बोलते हैं। आप भारतीय हैं परंतु आप विश्व नागरिक भी हैं। परिवारों की आय में फर्क होते ही हैं, इसीलिए हम सभी किसी न किसी सामाजिक वर्ग के सदस्य हैं। हम में से अधिकांशतः कोई न कोई धर्म है और हमारी जिंदगी में जाति की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। दूसरे शब्दों में हमारी असीमितताओं के कई अभिलक्षण हैं, यानी कि वे जटिल होती हैं। कुछ विशेष संदर्भों में लोग अपनी जटिल असीमितताओं के कुछ चुने हुए पहलुओं जैसे धर्म को ज्यादा महत्वपूर्ण मान बैठते हैं, लेकिन इस सांप्रदायिकता नहीं कहा जा सकता। सांप्रदायिकता उस राजनीति को कहा जाता है जो धार्मिक समुदायों के बीच विरोध और झगड़े पैदा करती है। ऐसी राजनीति धार्मिक पहचान को बुनियादी और अटल मानती है। सांप्रदायिक राजनीतिज्ञों की कोशिश रहती है कि धार्मिक पहचान को मजबूत बनाया जाए। वे इसे एक स्वाभाविक असीमितता मान कर प्रस्तुत करते हैं। मानो लोग ऐसी पहचान लेकर पैदा हुए हों, मानो असीमितताएं इतिहास और समय के दौर से गुजरते हुए बदलती नहीं है। सांप्रदायिकता किसी भी समुदाय में एकता पैदा करने के लिए आंतरिक फर्कों को दबाती है, उस समुदाय की एकता पर जोर देती है और उस समुदाय को किसी न किसी अन्य समुदाय के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित करती है। यह कहा जा सकता है कि सांप्रदायिकता किसी चिन्ह गैर के खिलाफ घृणा की राजनीति को पोषित करती है। मुस्लिम सांप्रदायिकता हिंदुओं को गैर बताकर उनका विरोध करती है और ऐसे ही हिंदू सांप्रदायिकता मुसलमानों को गैर समझने कर उनके खिलाफ डटी रहती हैं। इस पारस्परिक घृणा से हिंसा की राजनीति को बढ़ावा मिलता है। इसका अर्थ है कि सांप्रदायिकता धार्मिक असीमितता का विशेष तरह से राजनीतिकरण है, जो धार्मिक समुदायों में झगड़े पैदा करवाने की कोशिश करता है। किसी भी बहुधार्मिक देश में धार्मिक राष्ट्रवाद शब्दों का अर्थ भी सांप्रदायिकता के करीब हो सकता है। ऐसे देश में अगर कोई व्यक्ति किसी धार्मिक समुदाय को राष्ट्र मानता है तो वह विरोध और झगड़ों के बीज बो रहा है। 1937 में प्रांतीय चुनाव और कांग्रेस मंत्रालय प्रांतीय संसदों के गठन के लिए 1937 में पहली बार चुनाव कराए गए। इन चुनावों में मताधिकार केवल 10 से 12% लोगों के पास था। इन चुनावों में कांग्रेस के परिणाम अच्छे रहे। उनमें 11 से 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया और 7 में अपनी सरकार बनाई। मुसलमानों के लिए आरक्षित चुनाव क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, परंतु मुस्लिम लीग भी इन क्षेत्रों में बहुत अच्छा नहीं कर पाई। उसे इन चुनावों में संपूर्ण मुस्लिम वोट का केवल 4.4% हिस्सा मिल पाया। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में उसे एक सीट भी नहीं मिली। पंजाब की 84 आरक्षित सीटों में उसे सिर्फ 2 प्राप्त हुई और सिंध में 33 में से 3 प्राप्त हुई। संयुक्त प्रांत वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, परंतु यह कांग्रेस को संपूर्ण बहुमत था, इसीलिए उसने लीग की इस मांग को ठुकरा दिया। कुछ विद्वानों का तर्क है कि इससे लीग के सदस्यों के दिलों में यह बात घर कर गई कि अगर भारत अविभाजित रहा तो मुसलमानों के हाथों में राजनीतिक सत्ता नहीं आ पाएगी, क्योंकि ये अल्पसंख्यक हैं। ऐसी समझ के पीछे लीग की यह मान्यता थी कि मुस्लिम हितों का प्रतिनिधित्व एक मुस्लिम पार्टी ही कर सकती है और कांग्रेस एक हिंदू दल है। परंतु जिन्ना की जिद कि लीग में मुसलमानों का एकमात्र प्रवक्ता माना जाए, उस समय बहुत कम लोगों को मंजूर थी। लीग संयुक्त प्रांत बम्बई और मद्रास में लोकप्रिय थी, परंतु अभी भी उसका सामाजिक आधार बंगला में काफी कमजोर था और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत एवं पंजाब में 9 के बराबर था। सिंध में भी लीग सरकार नहीं बना पाई थी और केवल 10 साल बाद ही इन सभी प्रांतों से पाकिस्तान बनाया गया। इसीलिए इस काल से लीग ने सामाजिक समर्थन की अपनी कोशिशें
कर दोहरी कर दी। कांग्रेस मंत्रालय ने भी इस खाई को और गहरा कर दिया। संयुक्त प्रांत में पार्टी ने गठबंधन सरकार बनाने के बारे में मुस्लिम लीग के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था, क्योंकि मुस्लिम लीग जमींदारी प्रथा का समर्थन करती थी। प्रतीत होता था कि जबकि कांग्रेस उसको खत्म करना चाहती थी। यद्यपि कांग्रेस ने अभी तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया था, न ही कांग्रेस को अपने मुस्लिम जनसंपर्क कार्यक्रम में कोई खास सफलता मिल पाई थी। इस प्रकार कांग्रेस के धर्मनिरपेक्ष और रेडिकल बयानों में रूढ़वादी मुसलमानों और मुसलमान भूस्वामियों से चिंता में पड़ ही गए। गैर मुसलमानों को अपनी ओर आकर्षित करने में भी सफल नहीं हो पाई। इतने ही नहीं, 30 के दशक के आखिरी मुस्लिम लीग को 1906 में ढाका में शुरू किया गया था। जल्द ही लीग यूपी के विशेषकर अलीगढ़ के मुसलमान संभ्रांत वर्गों के प्रभाव में आ गई। 1940 के दशक में पार्टी भारतीय महाद्वीप के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में स्वायत्तता या फिर पाकिस्तान की मांग करने लगी। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हुई। यह एक हिंदू पार्टी थी जो कमोबेश उत्तर भारत तक सीमित रही। यह पार्टी हिंदुओं के बीच जाति एवं संप्रदाय के फर्कों को खत्म कर हिंदू समाज में एकता पैदा करने की कोशिश करती थी। हिंदू महासभा हिंदू अस्मिता को मुस्लिम अस्मिता के विरोध में परिभाषित करने का प्रयास करती थी। आखिर सालों में कांग्रेस के बड़े नेता धर्मनिरपेक्षता पर पहले से ही ज्यादा जोर देने लगे थे। मगर कांग्रेस में ऊपर से नीचे तक या कांग्रेस के मंत्री भी इन विचारों को पूरी तरह सहमत नहीं थे। मौलाना आजाद ने 1937 में यह सवाल उठाया था कि कांग्रेस के सदस्यों को लीग में शामिल होने की छूट तो नहीं है, लेकिन उन्हें हिंदू महासभा में शामिल होने से नहीं रोका जाता है। उनके मुताबिक कम से कम वर्तमान मध्य प्रदेश में यही स्थिति थी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने दिसंबर 1938 में जाकर यह ऐलान किया कि कांग्रेस के सदस्य हिंदू महासभा के सदस्य नहीं हो सकते। प्रसंगवश यह वही समय था जब हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS की ताकत बढ़ती जा रही थी। 30 के दशक में ही RSS नागपुर में बढ़ते हुए संयुक्त प्रांत पंजाब और देश के अन्य भागों में फैला था। 1940 तक RSS के पास हिंदू राष्ट्रवाद की विचारधारा के प्रति समर्पित अत्यंत अनुशासित 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता थे, जिनका विश्वास था कि भारत केवल हिंदुओं का देश है। यूनिस्ट पार्टी पंजाब में हिंदू मुस्लिम और सिख भूस्वामियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली राजनीतिक पार्टी। यह पार्टी 1923 से 47 के बीच काफी ताकतवर थी। महासंघ या परिसंघ आधुनिक राजनीति शब्दावली में इसका अर्थ है काफी हद तक स्वायत्तता और संप्रभु राज्यों का संघ, जिसकी केंद्रीय सरकार के पास केवल सीमित शक्तियां होती हैं। पाकिस्तान का प्रस्ताव। पाकिस्तान की स्थापना की मांग धीरे धीरे ठोस रूप ले रही थी। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप के मुस्लिम बाहुल्य इलाकों को लिए बहुत स्वायत्तता की मांग का प्रस्ताव पेश किया। इस अस्पष्ट से प्रस्ताव में कहीं भी विभाजन या पाकिस्तान का जिक्र नहीं था, बल्कि इस प्रस्ताव को लिखने वाले पंजाब के प्रधानमंत्री और यूनिस्ट पार्टी के नेता सिकंदर हयात खान ने 1 मार्च 1941 को पंजाब असेंबली को संबोधित करते हुए ऐलान किया था कि वह ऐसे पाकिस्तान की अवधारणा का विरोध करते हैं जिसमें यहाँ मुस्लिम राज्य और बाकी जगह हिंदू राज्य होगा। अगर पाकिस्तान का मतलब यह है कि पंजाब में खालसी मुस्लिम राज्य कायम होने वाला है तो उसमें कोई वास्ता नहीं है। उन्होंने संघीय इकाइयों के लिए उल्लेखनीय स्वायत्तता के आधार पर एक ढीले ढाले संयुक्त महासंघ के समर्थन में अपने विचारों को फिर दोहराया। कुछ लोगों का मानना है कि पाकिस्तान के गठन की मांग उर्दू कवि मोहम्मद इकबाल से शुरू होती है, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा था। 1930 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण देते हुए उन्होंने एक उत्तर पश्चिम भारतीय मुस्लिम राज्य की जरूरतों पर जोर दिया था, मगर उस समय भाषण में इस्लाम एक नए देश के उदय पर नहीं बल्कि पश्चिमोत्तर भारत में मुस्लिम बाहुल्य इलाकों को एकीकृत शिथिल भारतीय संघ के भीतर एक स्वायत्तता इकाई की स्थापना पर जोर दे रहे थे।
पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान का अथवा पाक प्लस स्थान, पाक पंजाब, आप प्लस अफगान, क से कश्मीर, सिंध से सौ और बलूचिस्तान से स्थान। नाम कैम्ब्रिज के एक पंजाबी मुसलमान छात्र चौधरी रहमत अली ने 1933 में 1933 और 1935 में लिखे दो पर्चों में गढ़ा। रहमत अली इस नई इकाई के लिए अलग राष्ट्रीय हैसियत चाहता था। 1930 के दशक में किसी ने रहमत अली की बात को गंभीरता से नहीं लिया, यहाँ तक कि मुस्लिम लीग और अन्य मुसलमान नेताओं ने भी इस विचार को केवल एक छात्र का स्वप्न समझकर खारिज कर दिया। विभाजन का अचानक हो जाना। पीछे हम देख चुके हैं कि पाकिस्तान के बारे में अपनी मांग पर लीग की राय पूरी तरह स्पष्ट नहीं थी। उपमहाद्वीप में मुस्लिम बाहुल्य इलाकों के लिए सीमित स्वतंत्रता की मांग से विभाजन होने के बीच बहुत ही कम समय, केवल 7 साल रहा। लेकिन किसी को मालूम नहीं था कि पाकिस्तान के गठन का क्या मतलब होगा और उसके भविष्य में लोग की जिंदगी किस तरह तय होगी। 1947 में अपने मूल इलाके छोड़कर नई जगह जाने वालों में से बहुत को यही लगता था कि जैसे ही शांति बहाल होगी वे लौट आएंगे। शुरुआत में मुस्लिम नेताओं ने भी एक संप्रभु राज्यों के रूप में पाकिस्तान की मांग खास सजनदगी से नहीं उठाई थी। शुरुआत में शायद खुद जिन्ना भी पाकिस्तान की सोच का सौदेबाजी में एक पैंतरे के तौर पर ही इस्तेमाल कर रहे थे, जिसका वे सरकार द्वारा कांग्रेस को मिलने वाली रियायतें पर रोक लगाने और मुसलमानों के लिए और रियायतें हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। दूसरे विश्व युद्ध के कारण अंग्रेजों को स्वतंत्रता के बारे में औपचारिक वार्ताएं कुछ समय तक टालनी पड़ी, लेकिन 1942 में शुरू हुए विशाल भारत छोड़ो आंदोलन का परिणाम था कि अंग्रेजों को झुकना पड़ा और उसके अफसरों को संभावित सत्ता हस्तांतरण के बारे में भारतीय पक्षों के साथ बातचीत के लिए तैयार होना पड़ा। युद्धोत्तर घटनाक्रम। जब 1945 में दोबारा वार्ताएं शुरू हुई तो अंग्रेज इस बात पर सहमत हुए कि एक केंद्रीय कार्यकारिणी सभा बनाई जाएगी जिसके सभी सदस्य भारतीय होंगे सिवाय वायसराय और सशस्त्र सेनाओं के सेनापति के। उनकी राय में यह महत्वपूर्ण स्वतंत्रता की ओर से शुरुआती कदम होगा। सत्ता हस्तांतरण के बारे में यह चर्चा टूट गई क्योंकि जिन्ना इस बात पर अड़े हुए थे कि कार्यकारिणी सभा के मुस्लिम सदस्यों का चुनाव करने का अधिकार मुस्लिम लीग के अलावा और किसी को नहीं है। वे सभा में सांप्रदायिक आधार पर वीटो की व्यवस्था भी चाहते थे। उनका कहना था कि अगर मुस्लिम सदस्य किसी फैसले का विरोध करते हैं तो उसे कम से कम 2/3 सदस्यों की सहमति से ही पारित किया जाना चाहिए। उस समय के राजनीतिक हालत को देखते हुए लीग की यह पहली मांग काफी आश्चर्यजनक थी, क्योंकि राष्ट्रवादी मुसलमानों की एक बड़ा तबका कांग्रेस का समर्थन करता था। इन वार्ताओं में उनके प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व मौलाना आजाद कर रहे थे और पश्चिम पंजाब में यूनिवर्सिटी पार्टी के सदस्य भी ज्यादातर। ये स्रोत नंबर 4 मुस्लिम लीग की प्रस्तावना 1940 मुस्लिम लीग के 1940 वाले प्रस्ताव की मांग थी कि भौगोलिक राष्ट्र दृष्टि से सटी हुई इकाइयों को क्षेत्रों के रूप में चिन्हित किया जाए, जिन्हें बनाने की जरूरत के हिसाब से इलाकों का फिर से ऐसा समायोजन किया जाए कि हिंदुस्तान के उत्तर पश्चिम और पूर्वी क्षेत्रों जैसे जिन हिस्सों में मुसलमानों की संख्या ज्यादा है उन्हें इकट्ठा करके स्वतंत्र राज्य बना दिया जाए, जिनमें शामिल इकाई स्वाधीन और स्वतंत्रता होगी। लीग की मांग क्या थी? क्या वह वैसे पाकिस्तान की मांग कर रही थी जैसे हम आज देख रहे हैं? ज्यादातर ये चित्र में मोहम्मद अली जिन्ना दिखाए गए हैं। नीचे चित्र 4 नवंबर 1939 में वायसराय के साथ बैठक से पहले महात्मा गांधी के साथ मोहम्मद अली जिन्ना दिखाए गए। मुसलमान थे जैसे अंग्रेज यूनियनिस्टों को नाराज नहीं करना चाहते थे, क्योंकि पंजाब सरकार में उनका दबदबा था और वे अंग्रेज के प्रति लगातार वफादार रहते थे। 1946 में दोबारा प्रांतीय चुनाव हुए और सामान्य सीटों पर कांग्रेस को एक तरफा सफलता मिली। 91.3% गैर मुस्लिम वोट कांग्रेस के खाते में गए। मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर मुस्लिम लीग को भी ऐसी ही बेजोड़ सफलता मिली। मध्य प्रांत में उसने
अभी 30 आरक्षित सीटें जीती और मुस्लिम वोटों में से 86.6% उसके उम्मीदवारों को मिला। सभी प्रांतों की कुल 509 आरक्षित सीटों में से 442 मुस्लिम लीग के पास गई। इसका मतलब है कि 1946 में जाकर ही मुस्लिम लीग खुद को मुस्लिम मतदाताओं के बीच सबसे प्रभुत्वशाली पार्टी के रूप में स्थापित कर पाई। अब जाकर वह भारत के मुसलमानों का एकमात्र प्रवक्ता होने का दावा कर सकती थी। लेकिन आपको याद होगा कि इन चुनावों के मताधिकार बेहद सीमित था। आबादी के केवल 10 से 12% तबके को ही प्रांतीय चुनाव में वोट डालने का अधिकार दिया गया था। केंद्रीय असेंबली के चुनाव में तो केवल 1% लोगों को ही मताधिकार मिला था। विभाजन का एक संभावित विकल्प। मार्च 1946 में ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने लिंग की मांग का अध्ययन करने और स्वतंत्र भारत के लिए एक उचित राजनीतिक रूपरेखा सुझाने के लिए 3 सदस्यीय मंत्रिमंडल दिल्ली भेजे। इस कैबिनेट मिशन ने 3 महीने तक भारत का दौरा किया और एक ढीले ढाले त्रिस्तरीय महासंघ का सुझाव दिया। इसमें भारत एकीकृत ही रहने वाला था, जिसके केंद्रीय सरकार काफी कमजोर होती और उसके पास केवल विदेश रक्षा और संचार का जिम्मा होता। संविधान सभा का चुनाव करते हुए मौजूदा प्रांतीय सभाओं को 3 हिस्सों में समूहबद्ध किया जाना था। हिंदू बाहुल्य प्रांतों का समूह क, पश्चिमोत्तर मुस्लिम बाहुल्य प्रांतों को समूह ख और पूर्वोत्तर असम सहित कई मुस्लिम बाहुल्य प्रांतों को समूह ग में रखा गया था। पर प्रांतों के इन खंडों या समूहों को मिलाकर क्षेत्रीय इकाइयों का गठन किया जाना था। माध्यमिक स्तर की कार्यकारी और विधायी शक्तियां उनके पास ही रहने वाली थी। शुरुआत में सभी प्रमुख पार्टियों ने इस योजना को मान लिया था, लेकिन यह समझौता ज्यादा देर नहीं चल पाई, क्योंकि सभी पक्षों की इस योजना के बारे में व्याख्या अलग अलग थी। लिंग की मांग थी कि यह समूहबद्ध अनिवार्य को, जिस समूह ख और ग के पास भविष्य में संघ से अलग होने का अधिकार होना चाहिए। कांग्रेस चाहती थी कि प्रांतों को अपनी इच्छा का समूह चुनने का अधिकार मिलना चाहिए। कांग्रेस कैबिनेट मिशन के इस स्पष्टीकरण से भी असंतुष्ट थी कि शुरुआत में यह समूहबद्ध अनिवार्य होगी, मगर एक बार संविधान बन जाने के बाद उनके पास समूहों से निकलने का अधिकार होगा और बदलती हुई परिस्थितियों में नए चुनाव कराए जाएंगे। इस प्रकार आखिरकार कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को लीग और कांग्रेस दोनों ने ही नहीं माना। यह एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव था, क्योंकि इसके बाद विभाजन कमोबेश अपरिहार्य हो गया था। कांग्रेस के ज्यादातर नेता इस त्रस्त मगर अवश्य भावी परिणाम मान चुके थे। केवल महात्मा गांधी और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत NWFP के नेता खान अब्दुल गफ्फार खान ही अंत तक विभाजन का विरोध करते रहे। विभाजन की ओर कैबिनेट मिशन योजना से अपना समर्थन वापस लेने के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की अपनी मांग को अमल जमा पहनाने के चित्र 14.7 NWFP में महात्मा गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्होंने फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी का कहा जाता था, सुशीला नायर और अमतुस सालेम के साथ अक्टूबर 1938 में यह चित्र दिखाया गया है। पाना ने ये चित्र में भारत का नक्शा, ये मानचित्र एक 3 समूहों वाले भारतीय संघ के बारे में कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव 1941 में हरे रंग वाले मुस्लिम 1941 में मुस्लिम बाहुल्य इलाके, लाल वाले 1941 में हिंदू बाहुल्य इलाके और हरे वाले राजकुमारों की रियायतों, उनके लिए यह प्रस्ताव स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया था। ये चित्र में इधर समूह ख, समूह क, समूह ग 3 समूहों में बांटा गया था। स्रोत 5 बीहड़ों से एक आवाज। महात्मा गांधी जानते थे कि उनकी स्थिति बीहड़ों में एक आवाज जैसी है, लेकिन फिर भी वे विभाजनों की सोच का विरोध करते रहे। किंतु आज हम कैसे दुखद परिवर्तन देख रहे हैं। मैं फिर वह दिन देखना चाहता हूं जब हिंदू और मुसलमान आपसी सलाह के बिना कोई काम नहीं करेंगे। मैं दिन रात इसी आग में जल रहा हूं कि उस दिन
को जल्दी साकार करने के लिए क्या करूं। लीग से मेरी गुजारिश है कि वे किसी भी भारतीयों को अपना शत्रु न माने। हिंदू और मुसलमान दोनों से एक ही मिट्टी के उपजे हैं, उनका खून एक है, वे एक जैसे भोजन करते हैं, एक ही पानी पीते हैं और एक ही जबान बोलते हैं। प्रार्थना सभा में भाषण 7 सितंबर 1946 कलेक्टेड वर्कर्स साहब, महात्मा गांधी, खंड 92, पृष्ठ संख्या 139। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की जो मांग उठाई है वह पूरी तरह गैर इस्लामी है और मुझे इसको पापपूर्ण कृत्य कहने में कोई संकोच नहीं है। इस्लाम मानवता की एकता और भाईचारे का समर्थन है, न कि मानव परिवार की एकजुटता को तोड़ने का। जो तत्व भारत को एक दूसरे के खूनों के प्यासे टुकड़ों से बांट देना चाहते हैं, वे भारत और इस्लाम दोनों के शत्रु हैं। भले ही वे मेरी देह के टुकड़े टुकड़े कर दें, परंतु मुझसे ऐसी बात नहीं मानवा सकते जिसे मैं गलत मानता हूं। हरिजन 26 दिसंबर 1946 कलेक्टेड वर्कर्स ऑफ, महात्मा गांधी, पृष्ठ 92, पृष्ठ संख्या 229। पाकिस्तान के विचार का विरोध करते हुए महात्मा गांधी ने क्या तर्क दिए। ये चित्र नंबर है आपका, चित्र नंबर दिया ही नहीं है भाई। इसमें चित्र दिखाया गया है 14.8। कलकत्ता की सड़क, अगस्त 1946, लोहे की छड़ और लाठियों लिए फांसी दिखाए गए हैं। ये लोग जा रहे हैं लोहे की छड़ और फांसी लिए कि प्रत्यक्ष कार्रवाई करने का फैसला लिया। पार्टी ने 16 अक्टूबर 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिसंबर डायरेक्ट एक्शन डे मनाने का ऐलान किया। उस दिन कलकत्ता में दंगा भड़क उठा था जो कई दिनों तक चला और उसमें कई हजार लोग मारे गए। मार्च 1947 तक उत्तर भारत में के बहुत सारे भागों में हिंसा फैल चुकी थी। मार्च 1947 में कांग्रेस हाईकमान ने पंजाब को मुस्लिम बाहुल्य और हिंदू सिख बाहुल्य 2 हिस्सों में बांटने के प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी। कांग्रेस ने बंगाल के मामले में भी यह सिद्धांत अपनाने का सुझाव दिया। अंकों के खेल में उलझकर पंजाब के बहुत सारे सिख नेता और कांग्रेसी भी इस बात को मान चुके थे कि अब विभाजन अनिवार्य विकृति है जिस टाला नहीं जा सकता। उनको लगता था कि वे अविभाजित पंजाब में मुसलमानों से घिरे जाएंगे और उन्हें मुस्लिम नेताओं के रहम पर जीना पड़ेगा, इसलिए वे भी कामोबेश इस फैसले के हक में थे। बंगाल में भी भद्रलोक बंगाली हिंदुओं का जो तबका सत्ता अपने हाथ में रखना चाहता था वह मुसलमानों की अस्थायी गुलामी। उनके एक नेता ने यही शब्द कहे थे कि आशंका से भयभीत था, संख्या की दृष्टि से वे कमजोर थे, इसीलिए उनको लगता था कि प्रांत के विभाजन से ही उनका राजनीति प्रभुत्व बना रह सकता है। चर्चा कीजिए। भाग 3 को पढ़ कर ये जाहिर है कि पाकिस्तान कई कारणों से बना। आपके मत में इनमें से कौन से कारण सबसे महत्वपूर्ण थे और क्यों? कानून व्यवस्था का नाश। कानून व्यवस्था का नाश। चित्र 14.9 1946 के उन रक्त रंजित महीनों के दौरान हिंसा और आगजनी में हजारों लोग मारे गए। मार्च 1947 से तकरीबन साल भर तक रक्तपात चलता रहा। इसका एक कारण यह था कि शासन की संस्थाएं बिखर चुकी थी। उसी समय बहवालपुर पाकिस्तान में तैनात फेडरल मून नामक के एक अफसर ने इस बारे में लिखा था कि जब मार्च 1947 में पूरे अमृतसर में आगजनी और मारकाट हो रही थी तो पुलिस एक भी गोली नहीं चला पाई। साल के आखिरी तक शासन तंत्र पूरी तरह नष्ट हो चुका था। पूरा अमृतसर जिला चौतरफा रक्तपात में डूबा हुआ था। अंग्रेज अफसरों को सूझ नहीं रहा था कि हालत को कैसे संभाला जाए। वे फैसले लेना नहीं चाहते थे, वे हस्तक्षेप करने में हिचकिचा रहे थे। जब दहशतजाद लोगों ने मदद के लिए गुहार लगाई तो अंग्रेज अफसर ने उनकी महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल या मोहम्मद अली जिन्ना की शरण में जाने को कहा। किसी को मालूम नहीं था कि सत्ता किसके हाथ में है। महात्मा गांधी के अलावा भारतीय दलों के सभी वरिष्ठ नेता आज़ादी के बारे में जारी वार्ताओं में व्यस्त थे, जबकि प्रभावी प्रांतों के
बहुत सारे भारतीय प्रशासनिक अफसर अपने ही जान माल के बारे में भयभीत थे। अंग्रेज भारत छोड़ने को तैयारी में लगे थे। समस्या इसलिए और बढ़ गई क्योंकि भारतीय सिपाही और पुलिस वाले भी हिंदू मुसलमान या सिख के रूप में आचरण करने लगे थे। जैसे जैसे सांप्रदायिक तनाव बढ़ता, वर्दीधारकों की पेशेवरों प्रतिबद्धता पर भरोसा कमजोर पड़ता गया। बहुत सारे स्थानों पर न केवल पुलिस वालों ने अपने धर्म के लोगों की मदद की, बल्कि उन्होंने दूसरे समुदायों पर हमले भी किए। एक गोली भी नहीं चलाई गई। मून ने लिखा, 24 घंटे में से भी ज्यादा वक्त तक दंगाई भीड़ को इस विशाल व्यावसायिक शहरों में बेरोक टोक तबाही फैलाने दी गई। बेहतरीन बाजारों को जलाकर राख कर दिया गया, जबकि उपद्रव फैलाने वालों के ऊपर एक गोली भी नहीं चलाई गई। जिला मजिस्ट्रेट ने अपने विशाल पुलिस बल को शहर में मार्च का आदेश दिया और उसका कोई समर्थन इस्तेमाल किए बिना वापस बुला लिया। महात्मा गांधी एक अकेली फौज। इस सारी उथल पुथल में सांप्रदायिक सद्भाव बहाल करने के लिए एक आदमी की बहादुराना कोशिशें आखिरकार रंग लाने लगी। 77 साल के बुजुर्ग गांधी जी ने अहिंसा के अपने जीवन पर्यंत सिद्धांत को एक बार फिर आजमाया और अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। उनका फैसला इस यकीन पर आधारित था कि लोगों का हृदय परिवर्तन किया जा सकता है। ये पूर्वी बंगाल के नौखली, वर्तमान बांग्लादेश से बिहार के गांव में और उसके बाद कलकत्ता व दिल्ली के दंगों में झुलसी झोपड़ी पट्टियों की यात्रा पर निकल पड़े। उनकी कोशिश थी कि हिंदू मुसलमान एक दूसरे को न मारे और हर जगह उन्होंने अल्पसंख्यक समुदायों को हिंदू अथवा मुस्लिम दिलासा दी। अक्टूबर 1946 में पूर्वी बंगाल के मुसलमान हिंदुओं पर निशाना कस रहे थे। गांधी जी वहां गए, पैदल गांव-गांव पहुंचे और उन्होंने स्थानीय मुसलमानों को समझाया कि वे हिंदुओं की रक्षा करें। इस तरह अन्य स्थानों पर, जहां की दिल्ली में, उन्होंने दोनों समुदायों में पारस्परिक भरोसा और विश्वास बनाने की कोशिश की। जान बचाने के लिए भागकर पुराने किले के भीड़ भरे शिविरों में पनाह लेने वाले शहीद अहमद देहलवी नामक दिल्ली के एक मुसलमान ने 9 सितंबर 1947 को दिल्ली में गांधी जी के आगमन को बड़ी लंबी और कठोर गर्मी के बाद बरसात की फुहार के आने जैसा महसूस किया। देहलवी ने अपने स्मरणों में लिखा है कि मुसलमान एक दूसरे से कहने लगे थे, अब दिल्ली बच जाएगी। 14.10 चित्र नंबर 9 खली में महात्मा गांधी की एक झलक पाने को इकट्ठा गांव वाले का हुजूम चित्र में दिखाया गया है। ये गांव वालों का हुजूम इकट्ठा हुआ महात्मा गांधी के दर्शन के लिए। 28 नवंबर 1947 को गुरु नानक जयंती के मौके पर जब गांधी जी गुरुद्वारा शीशगंज में सिखों को एक सभा को संबोधित करने गए तो उन्होंने देखा कि दिल्ली का दिल कहलाने वाले चांदनी चौक की सड़क पर एक भी मुसलमान नहीं था। उसी शाम को अपने भाषण में उन्होंने कहा, हमारे लिए इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है कि चांदनी चौक में एक भी मुसलमान नहीं है। गांधी जी अपनी हत्या तक दिल्ली में ही रहे और आखिरी दिनों में मुसलमान को शहर से बाहर खदेड़ने की सोच से तंग आकर उन्होंने अनशन शुरू कर दिया। आश्चर्यजनक बात यह कि पाकिस्तान से आए हिंदू अब सिख शरणार्थियों भी अनशन में उनके साथ बैठते थे। मौलाना आजाद ने लिखा कि यह अनशन का असर आसमान की बिजली है जैसा रहा। लोगों को मुसलमानों के सफाई के अभियान की निरर्थकता दिखाई देने लगी, मगर हिंसा का यह नंगा नाच आखिरकार गांधी जी की शहादत के साथ ही खत्म हुआ। दिल्ली के बहुत सारे मुसलमानों के बाद में कहा दुनिया सच्चाई की राह पर आ गई थी। ये चित्र 14.11 में बिहार में एक दंगा पीड़ित गांव के लोग महात्मा गांधी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। चर्चा कीजिए, भारत छोड़ते समय अंग्रेजों ने शांति बनाए रखने के लिए क्या किया? महात्मा गांधी ने ऐसे दुखद दिनों में क्या किया? बंटवारे में औरतों की बरामदगी। पिछले तकरीबन 1.5 दशक में इतिहासकार बंटवारे के दौरान आम लोगों के अनुभव की पड़ताल कर रहे हैं।
कई विद्वान ने उस हिंसक काल में भयानक औरतों के भयानक अनुभवों के बारे में लिखा है। उनके साथ बलात्कार हुआ, उनके अगवा किया गया, बार बार बेच खरीदा गया, अनजान हालतों में अजनबियों के साथ एक नई जिंदगी बसर करने के लिए मजबूर किया गया। औरतों ने जो कुछ भुगता था उसके गहरे सदमे के बावजूद बदलते हुए हालत में कुछ औरतों ने अपने नए पारिवारिक बंधन विकसित किए, लेकिन भारत और पाकिस्तान की सरकारों ने इंसानी संबंधों की जटिलता के बारे में कोई संवेदनशील रवैया नहीं अपनाया। इस तरह की बहुत सारी औरतों को जबरदस्ती घर बिठा ली गई, मानते हुए उन्हें उनके नए परिवारों से छीनकर दोबारा पुराने परिवारों या स्थानों पर भेज दिया गया। जिन औरतों के बारे में फैसले लिए जा रहे थे उनमें से कई बार भी सलाह नहीं ली गई। अपनी जिंदगी के बारे में फैसले लेने के उनके अधिकार को एक बार फिर नजरअंदाज कर दिया गया। एक अंदाज के मुताबिक इस मुहिम में कुल मिलाकर लगभग 30,000 औरतों को बरामद किया गया। इनमें से 22,000 मुस्लिम औरतों को भारत से और 8,000 हिंदू व सिख औरतों को पाकिस्तान से निकाला गया। यह मुहिम 1954 में जाकर खत्म हुई। इज्जत की रक्षा। विद्वानों ने इस बात पर भी रोशनी डाली है कि इस भीषण शारीरिक और मनोवैज्ञानिक खतरे के काल में किस तरह समुदायों की ये चित्र 14.12 में अपने घर वालों की मौत की खबर सुनकर औरतें एक दूसरे को ढांढस बांध रही हैं। दंगों में पुरुष बड़ी संख्या में मारे गए थे। स्रोत 6 औरतों की बरामदगी का मतलब क्या था? प्रकाश टंडन ने उपनिवेशी पंजाब का एक आत्मकथात्मक सामाजिक इतिहास पंजाबी सेंचुरी के नाम से लिखा है। वहाँ उन्होंने एक महिला और एक जोड़े की दास्तान बयान की है। यहाँ उसका संक्षिप्त रूप दिया जा रहा है, लेकिन हमने जहाँ तक संभव हो मूल की भाषा और अभिव्यक्तियों को बनाए रखने की कोशिश की है। एक घटना ऐसी हुई कि बंटवारे के दौरान मार काट बचाने वाले एक सिख नौजवान ने हत्याकांड पर तुली हुई भीड़ को मानकर एक खूबसूरत मुसलमान लड़की को अपने लिए मांग लिया। उन दोनों ने शादी कर ली और धीरे धीरे एक दूसरे से प्यार भी भरने लगे। लड़की के दिमाग से अपने मारे गए माता पिता और पिछली जिंदगी की यादें क्रमशः धुंधली पड़ने लगी। वे एक दूसरे के साथ खुश थे और उनका एक बेटा भी हुआ, पर जल्द ही अपहृत औरतों का पता लगाकर उन्हें वापस लौटाने में लगन से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ताओं और पुलिस वालों को उनकी भनक मिल गई। उन्होंने उस सिख के गृह जिले जालंधर में पूछताछ की। उसे इसी खबर मिल गई और वह परिवार के साथ कलकत्ता भाग निकला। सामाजिक कार्यकर्ता भी कलकत्ता पहुंच गए। इसी बीच उसके मित्र ने अदालत से स्टे ऑर्डर लेने की कोशिश की, पर कानून अपनी ही भारी भरकम चाल से चल रहा था। कलकत्ता से यह जोड़ा इसी उम्मीद से में पंजाब के किसी अनजाने से गांव में भागा कि पीछा करने वाले पुलिस वहां नहीं पहुंच सकेगी, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और पूछताछ करने लगी। उसकी पत्नी फिर से गर्भवती हो गई थी और अब बच्चे का जन्म नजदीक ही था। उस सिख ने अपने छोटे से बेटे को तो अपनी मां के पास भेज दिया और खुद अपनी पत्नी को गन्ने के खेत में ले गया। वहां एक गड्ढे में उसने अपनी पत्नी को यथासंभव आराम से लिटा दिया और खुद पुलिस की राह देखते हुए एक बंदूक लेकर लेट गया। उसने ठान रखी थी कि जीते जी वह अपनी पत्नी को अपने से अलग न होने देगा। उस गड्ढे में ही उसने अपने हाथों से पत्नी की जचगी कराई। अगले दिन उसकी पत्नी को तेज बुखार आ गया और 3 दिन में वह मर गई। पति उसे अस्पताल ले जाने की हिम्मत न कर सका, लेकिन वह डरता था कि सामाजिक कार्यकर्ता और पुलिस उससे छीन लेगी। इज्जत बचाने के सोच
भी एक अहम भूमिका अदा कर रही थी। इज्जत का यह विचार मर्दानगी की एक खास अवधारणा पर आधारित थी, जिसमें मर्दानगी जन और जमीन पर मालिकाने से तय होती है। उत्तर भारतीय किसान समाज में यह खास पुराना विचार रहा। मर्द का पूरा तत्व उसकी इस काबिलियत में निहित माना जाता था कि वह अपनी चीजें यानी जन और जमीन को औरों के कब्जे से बचाए रख सकता है या नहीं। अक्सर इन दो सबसे प्राथमिकता संपत्ति पर ही टकराव शुरू होता है, और अक्सर ही औरतें भी इन्हीं मूल्यों को आत्मसात कर लेती हैं। इसीलिए कई बार जब पुरुषों को यह भय होता था कि उनकी औरतों, बीवी, बेटी, बहन को शत्रु नापाक कर सकता है, तो वे औरतों को ही मार डालते थे। उर्वशी बुटालिया ने अपने पुस्तक दी अदर साइड ऑफ लाइसेंस में रावलपिंडी जिले की थुआ खलसा गांव के एक ऐसे ही दर्दनाक हादसे का जिक्र किया है। बताते हैं कि तकसीम के समय सिखों के इस गांव की 90 औरतों ने दुश्मनों के हाथों में पड़ने की बजाय अपनी मर्जी से कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी थी। इस गांव में आए शरणार्थी दिल्ली के एक गुरुद्वारे में आज भी इस घटना पर कार्यक्रम आयोजित करते हैं। वे इन मौतों को आत्महत्या नहीं बल्कि शहादत का दर्जा देते हैं। उनको लगता है कि उस समय पुरुषों ने औरतों के फैसले को बहादुरी से स्वीकार किया, बल्कि कई दफे तो उन्होंने औरतों को अपनी जान देने के लिए उकसाया भी। हर साल 13 मार्च को जब उनकी शहादत पर कार्यक्रम आयोजित किया जाता तो इस घटना को मर्दों, औरतों और बच्चों की सभा में विस्तार से सुनाया जाता है। औरतों को अपनी बहनों और बलिदान और बहादुरियों को अपने दिलों से सजोने और खुद को भी उसी सांचे में ढालने के लिए प्रेरित किया जाता है। यह स्मृति कार्यक्रम समुदाय के जिंदा बचे लोगों के लिए उन यादों को जीवित रखने में मदद देता है। इस कार्यक्रम में उन औरतों को याद नहीं किया जाता है जो मरना नहीं चाहती थी, जिन्हें अपनी इच्छा के खिलाफ मौत का रास्ता चुनना पड़ा। चर्चा कीजिए किन विचारों की वजह से विभाजन के दौरान कई निर्दोष महिलाओं की मृत्यु हुई और उन्होंने कष्ट उठाया। भारतीय और पाकिस्तानी सरकारें क्यों अपनी महिलाओं को अदला बदली के लिए तैयार हुई? क्या आपको लगता है कि ऐसे करते समय वे सही थे? क्षेत्रीय विविधताएं। अभी तक आप आम लोगों के जिन अनुभवों पर चर्चा कर रहे थे वे उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी इलाके से संबंधित थे। आइए देखें कि बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार, मध्य प्रदेश और दक्कन के विभाजन किस रूप में सामने आया। कलकत्ता और नौआखली में 1946 में जनसंहार हो चुके थे, लेकिन विभाजन का सबसे खूनी और विनाशकारी रूप पंजाब में सामने आया। पश्चिमी पंजाब से तकरीबन सभी हिंदुओं और सिखों को भारत की तरफ और तकरीबन सभी पंजाबी भाषी मुसलमानों को पाकिस्तान की तरफ हाँक दिया गया, और यह सब कुछ 1946 से 48 के बीच महज 2 सालों में हो गया। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और हैदराबाद, आंध्र प्रदेश के बहुत सारे परिवार 50 के दशक और 60 के दशक के शुरुआती सालों में भी पाकिस्तान जाकर बसते रहे, लेकिन बहुत सारे ने भारत में ही अब रहने की फैसला किया। पाकिस्तान गए ऐसे ज़्यादातर उर्दू भाषी लोग, जिन्हें मुहाजिर अप्रवासी कहा जाता है, सिंध के कराची, हैदराबाद इलाके में बस गए। बंगाल में यह पलायन ज़्यादा लंबे समय तक चलता रहा। लोग ढीली ढाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आर पार जाते रहे। इसका एक अर्थ यह था कि बंगाली विभाजन से जो पीड़ा उपजी वह उतनी तीखी नहीं थी लेकिन जिसकी टीस लगातार महसूस होती रही। पंजाब के विपरीत बंगाल में धर्म के आधार पर आबादी का बांटना भी उतना साफ नहीं था। बहुत सारी बंगाली हिंदू पूर्वी पाकिस्तान में, जबकि बहुत सारे बंगाली मुसलमान
पश्चिम बंगाल में ही रुके रहे। आखिरकार बंगाली मुसलमान पूर्वीय पाकिस्तानियों ने अपने राजनीतिक पहलकदमी के जरिए जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत को नकारते हुए पाकिस्तान से अलग होने का फैसला लिया और 1971-72 में बांग्लादेश की स्थापना हुई। जाहिर है कि इस्लाम पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान को एक दूसरे से जोड़कर नहीं रख पाया। इसके बावजूद पाकिस्तान और बंगाल के अनुभवों में जबरदस्त समानताएं भी दिखाई देती हैं। दोनों ही जगह औरतों व लड़कियों को यातनाएं का मुख्य निशाना बनाया गया। हमलावर औरतों की देह को जीत जाने वाले इलाकों की तरह देखते थे। एक समुदाय की औरतों के अपमान को उनके पूरे समुदाय के अपमान तथा बदले की कार्रवाई के रूप में देखा जाता था। चित्र 13.14 हताश चेहरे 1947 के पुराने किले के भीतर एक विशाल शरणार्थी शिविर खोला गया था, जिसमें विभिन्न स्थानों से आने वाले शरण लेते थे। ये शरण लेते हुए चित्र में दिखाए गए हैं। कहानी, कविता, फिल्म। क्या आप विभाजन से संबंधित किसी लघु कथा, उपन्यास, कविता या फिल्म के बारे में जानते हैं? प्रायः ऐसा होता है कि बंटवारे से संबंधित साहित्य और फिल्मों में उस विध्वंसक घटना को इतिहासकार के मुकाबले ज्यादा गहरी अंतर्दृष्टि के साथ पेश किया जाता है। उनमें सामूहिक पीड़ा और कठिनाइयां को किसी एक व्यक्ति या एक छोटे से समूह के जरिए समझाने की कोशिश की जाती है। उनकी नीयत एक ऐसी विशाल घटना से होती है जिस पर उनका कोई बस नहीं था। इन कृतियों में उस समय के आक्रोश व भ्रम, लोगों को जो अजीबोगरीब रास्ते अपनाने पड़े, उनको दर्ज किया जाता है। उनमें हिंसा की भीषणात्मक इंसानी पतन और दुर्दशा पर सदमे व हैरानी का भाव दिखता है। उनमें उस उम्मीद और उन तरीकों का भी जिक्र होता है जिनके जरिए लोग ऐसी मुश्किलें घड़ियों का मुकाबला करते हैं। उर्दू के बेहद प्रभावशाली कहानीकार सदात हसन मांटो ने अपने लेखन के बारे में कहा था, लंबे अरसे तक मैं देश के बंटवारे में अपनी उथल पुथल के नतीजों को स्वीकार करने से इनकार करता था। महसूस तो मैं अब भी वही करता हूँ, पर मुझे लगता है कि आखिरकार मैंने अपने आप पर तरस खा या हताश हुए बगैर उस खौफनाक सच्चाई को मंजूर कर लिया है। इस प्रक्रिया में मैंने इंसान के बनाए हुए लहू के इस सुंदरम में अनोखी आब वाले मोतियों को निकालने की कोशिश की। मैंने इंसानों को मारने वाले इंसानों की एक चूत धुन के बारे में लिखा, उनमें से कुछ के पछतावे के बारे में लिखा, उन कातिलों के बहाए गए आंसुओं के बारे में लिखा जो समझ नहीं पा रहे थे कि उनमें अब तक कुछ इंसानी जज्बे बाकी कैसे रह गए। इन तमाम और इनके अलावा और भी बहुत सी बातों को मैंने अपनी किताब सियाह हाशिए में लिखा है। विभाजन से संबंधित साहित्य और फिल्में बहुत सारी भाषाओं में मौजूद हैं। हिंदी, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, बंगाली, असमी और अंग्रेजी, इन सारी भाषाओं में इस विषय पर खूब काम हुआ है। संभव है कि आप मांटो, राजिंदर सिंह बेदी, इंतजार हुसैन उर्दू, भीष्म साहनी, कमलेश्वर राही, मासूम राजी हिंदी, नारायण भारतीय सिंधी, संत सिंह शेख पंजाबी, नरेंद्र नाथ मित्रा, सैयद बिलउल्लाह बंगाल, लतिलंबिका अंतर्ज्ञानम मलयालम, अमिताव घोष और बपसी सिंधु अंग्रेजी जैसे लेखकों को पढ़ना चाहते हैं। अमृता प्रीतम, फैज अहमद फैज और दिनेश दास ने पंजाबी, उर्दू और बंगाल में विभाजन की यादगार कविताएं लिखी हैं। संभव है कि इस विषय पर आप कुछ और फिल्में भी देखना चाहें। इस दिशा में आप ऋत्विक घटक, मेघ ढाका तारा और सुवर्ण रेखा, MS संथू, गर्म हवा, गोविंद निहलानी, तमस और हबीब तनवरी द्वारा निर्देशित नाटक जिसे लाहौर नहीं देखा जो अमा ई नई को देख सकते हैं। चर्चा कीजिए कि आप विभाजन से आपके राज्य या किसी पड़ोसी राज्य पर भी असर पड़ा। पता लगाइए कि इसके अलावा मर्द औरतों की जिंदगियों पर क्या असर पड़े और इसका हालत किस तरह से सामना किया
मदद, मानवता और सद्भावना। कचरे हिंसा के कचरे और विभाजन की पीड़ा के तले इंसानियत और सौहार्द का एक विशाल इतिहास दबा पड़ा है। अब्दुल लतीफ के मर्म स्मृति बयान जैसे बहुत सारे वृत्तांतों से इस बात का पता चलता है कि इतिहासकार ने इस आशा की अनगिनत कहानियां उजागर की है कि किस तरह बहुत सारे आम लोग बंटवारे के वक्त एक दूसरे की मदद भी कर रहे थे। ये आपसी हमदर्दी और साझेदारी नए मौकों को खुलने और सदमे पर विजय की कहानी है। इस लिहाजा से खुशदेव सिंह हमारे सामने एक बेहतरीन मिसाल हैं। खुशदेव सिंह एक सिख डॉक्टर थे। वे तपेदिक के विशेषज्ञ थे। वे उस समय धर्मपुर में तैनात थे, जो अब हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। दिनों रात लगकर डॉक्टर साहब ने असंख्य प्रवासी मुसलमान, सिखों, हिंदुओं को बिना किसी भेदभाव के एक कोमल स्पर्श, भोजन, आश्रय और सुरक्षा प्रदान की। धर्मपुर के लोगों में उनके इंसानियत जज्बे और सहृदयता के प्रति गहरा आस्था और विश्वास पैदा हो गया था। उन पर लोगों का वैसा ही भरोसा था जैसे दिल्ली और कई जगहों के मुसलमानों को गांधी जी पर था। उनमें से एक मोहम्मद अमर ने खुशदेव सिंह को चिट्ठी में लिखा था कि पूरी विनम्रता से मैं यह कहना चाहता हूं कि मुझे आपके अलावा किसी की शरण में सुरक्षा दिखाई नहीं देती, इसीलिए मेहरबानी करके आप मुझे अपनी अस्पताल में एक सीट दे दीजिए। इस डॉक्टर द्वारा किए गए अथक राहत प्रयासों के बारे में उनके स्मरणों लव इज स्ट्रॉन्गर देन हेट ए सिम्बरेंस ऑफ 1947, मोहम्मद नफरत से ज्यादा ताकतवर होती है। 1947 की यादें से पता चलता है कि यह डॉक्टर साहब ने अपने कामों को बयान करते हुए लिखा कि यह एक इंसान होने के नाते बिरदर इंसानों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए मेरी छोटी सी कोशिश थी। उन्होंने 1949 में कराची के 2 संक्षिप्त यात्राओं का गर्व से जिक्र किया। उनके पुराने दोस्तों और धर्मपुर में उनसे मदद लेने वाले को कराची हवाई अड्डे पर ये चित्र देख सकते हैं। स्रोत नंबर 7, अंगूरों की एक छोटी सी टोकरी। कराची हवाई अड्डे पर 1949 में हुए मुलाकात में ब्यौरा डॉक्टर सुखदेव सिंह की जबानी मेरे दोस्त मुझे हवाई अड्डे के एक कमरे में ले गया, जहां हम सब बैठकर गपशप करने लगे और साथ ही दोपहर का खाना भी खाया। उसने मुझे कराची से रात 2:30 बजे की उड़ान से लंदन जाना था। शाम को 5 बजे मैंने अपने दोस्त से निवेदन किया कि उन्होंने बड़ी फराख दिल से मुझे अपना समय दिया है। मेरी समझ से अब उनसे सारी रातें रुकने की उम्मीद करना तो बड़ी ज्यादती होगी और वे यह तकलीफ न ही उठाएं, मगर रात के खाने तक कोई भी नहीं उठा। फिर उन्होंने कहा कि वे लोग जा रहे हैं और मैं जहाज पर चढ़ने से पहले थोड़ा आराम कर लूं। मैं रात के करीब 1:45 बजे उठा और जब दरवाजा खोला तो पाया कि वे सबके सब तब तक वहीं थे। वे सब जहाज तक मेरे साथ आए और बिछुड़ने के पहले उन्होंने मुझे अंगूर की एक छोटी सी टोकरी भेंट की। मेरे लिए प्यार के इस उमड़ते सैलाब और इस पड़ाव से मुझे मिली खुशी के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने को मेरे पास शब्द नहीं थे। चित्र 14.14 हर जगह शरणार्थी शिविर लोगों से भरे हुए थे और इन लोगों को केवल खाना और छत ही नहीं चाहिए बल्कि प्यार और सहृदयता की भी जरूरत थी। उनके साथ कुछ यादगार घंटे बिताने का मौका मिला। पहले से उन्हें जानने वाले 6 पुलिस कांस्टेबल उन्हें लेकर जहाज तक गए और जहाज पर चढ़ाते हुए उन्हें सलामी दी। मैंने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। मेरी आंखों से आंसू छलक आए थे। चर्चा कीजिए, इस बारे में और जानकारी जुटाइए कि किस तरह लोगों ने विभाजन के समय एक दूसरे को मदद दी और कई लोगों की जिंदगी बचाई। मौखिक गवाही और इतिहास। क्या आपने उन चीजों पर गौर किया जिनके सहारे इस अध्याय में विभाजन के इतिहास को सूत्रों में पिरोया जा रहा है? मौखिक वृत्तांत, स्मरण डायरियां, पारिवारिक इतिहास और स्वलिखित ब्यौरों, इन सबके
तकसीस के दौरान आम लोगों की कठिनाइयों व मुसीबतों को समझने में मदद मिलती है। लाखों लोग बंटवारे की पीड़ा तथा एक स्याह दौर की चुनौती के रूप में देखते थे। उनके लिए यह सिर्फ संवैधानिक विभाजन या मुस्लिम लीग, कांग्रेस अथवा औरों के दलगत सियासत का मामला नहीं था। उनके लिए यह जरूरी में अनपेक्षित बदलाव का वक्त था। 1946 से 50 के और उसके बाद भी जारी रहने वाले इन बदलावों से निपटने के लिए मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक और सामाजिक समायोजन की जरूरत थी। यूरोपीय महाध्वंसक होलोकॉस्ट की तरह हमें विभाजन को सिर्फ एक राजनीतिक घटना के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि इससे गुजरने वाले द्वारा उसे दिए गए अर्थों के जरिए भी समझना चाहिए। किसी घटना की हकीकत को स्मृतियों और अनुभवों से भी आकार मिलता है। व्यक्तिगत स्मृतियों से जो एक तरह के मौखिक स्रोत हैं कि एक खूबी यह है कि उनमें हमें अनुभव और स्मृतियों को और बारीकी से समझने का मौका मिलता है। इससे इतिहासकार को बंटवारे जैसी घटनाओं के दौरान लोगों के साथ क्या क्या हुआ, इस बारे में बहुरंगी और सजीव वृत्तांत लिखने की काबिलियत मिलती है। सरकारी दस्तावेजों से इस तरह की जानकारी हासिल कर पाना नामुमकिन होती है। सरकारी दस्तावेज नीतिगत और दलगत मामलों तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं से संबंधित होते हैं। विभाजन के मामले में सरकारी रिपोर्ट और फाइलें और आला सरकारी अफसरों ने निजी लेखन से अंग्रेजों तथा प्रमुख राजनीति पार्टियों के बीच भारत के भविष्य या शरणार्थियों के पुनर्वास के बारे में चलन वाली वार्ताओं पर तो काफी रोशनी पड़ती है, लेकिन उनसे देश विभाजन के लिए सरकार द्वारा लिए गए फैसलों से प्रभावित होने वाली रोजमर्रा हालतों और अनुभवों के बारे में खास पता नहीं चलता। मौखिक इतिहास में इतिहासकारों को गरीबों और कमजोर, मसलन अब्दुल लातीफ के पिता थुगा खलसा की औरतों गेहूं की खाली बोरों को बेचकर 4 पैसे का जुगाड़ करने और थोक भाव पर खुदरा गेहूं बेचने वाली शरणार्थियों, बिहार में बन रही सड़क पर काम के बोझ से दोहरी हुई जा रही एक मध्यवर्गीय बंगाली विधवा, एक पेशेवरी व्यापारी जिस भारत जाकर कटक में छोटी नौकरी गजब की चीज दिखाई दे रही थी, लेकिन जिस समय यह मालूम न था कि कटक कहाँ है, यह हिंदुस्तान के ऊपर हिस्से में है या निचले हिस्से में, पेशेवर में तो हमने कभी उसके बारे में सुना नहीं, के अनुभव की अपेक्षा के अंधकार से निकल कर अपने विषय के किनारे की ओर फैलने का मौका मिलता है। इस प्रकार संपन्न और सुज्ञात लोगों की गतिविधियों से आगे जाते हुए विभाजन का मौखिक इतिहास ऐसे मर्दों औरतों के अनुभव की पड़ताल करने में कामयाब रहा है जिनके बावजूद को अब तक नजरअंदाज कर दिया जाता था, सहज स्वाभाविक मान लिया जाता था, या जिनका मुख्य धारा के इतिहास से बचे चलते चलते जिक्र कर दिया जाता था। यह उल्लेखनीय बात है क्योंकि जो इतिहास हम आमतौर पर पढ़ते हैं उसमें आम इंसानों के जीवन और कार्यों को अक्सर पहुंच के बाहर या महत्वहीन मान लिया जाता है। अभी भी बहुत सारे इतिहासकार मौखिक इतिहास के बारे में संकुल हैं। वे यह कहकर इसको खारिज कर देते हैं कि मौखिक जानकारियों में सटीकता नहीं होती और उनसे घटनाओं का जो क्रम उभरता है वह अक्सर सही नहीं होता। इतिहासकारों की दलील है कि निजी तजुर्बों की विशिष्टता के सहारे सामान्यकरण करना यानी किसी सामान्य नतीजे पर पहुंचना मुश्किल होता है। उनका कहना है कि इस तरह के छोटे छोटे अनुभवों से मुकम्मल तस्वीर नहीं बनाई जा सकती और सिर्फ एक गवाह को गवाह नहीं माना जा सकता। उनको यह भी लगता है कि मौखिक विवरण सतही मुद्दों से ताल्लुक रखते हैं और यादों में चस्पा रह जाने वाले छोटे छोटे अनुभव इतिहास को बेहतर प्रक्रियाओं
कारण ढूंढने में अप्रासंगिक होते हैं। भारत के विभाजन और जर्मनी के महाध्वंसक जैसी घटनाओं के संदर्भ में ऐसी गवाहियों की कोई खामी नहीं होगी जिनसे पता चलता है कि उनके दरमियान अनगिनत लोगों ने कितनी तरह की और कितनी भीषण कठिनाइयों व तनाव का सामना किया। इस प्रकार इनमें रुझान की शिनाख्त करने और अपवादों को चिन्हित करने के लिए साक्ष्य की भरमार है। मौखिक या लिखित बयानों की तुलना करने, उनसे निकलने वाले नतीजों को दूसरे स्रोतों से मिलाकर देखने और आंतरिक अंतर्विरोधी के बारे में चौकसा रहने हुए इतिहासकार किसी भी दिए गए साक्ष्यों की विश्वसनीयता को तौल सकते हैं। इसके अलावा वैसे भी अगर इतिहास में साधारण व कमजोर के बावजूद को जगह देनी है तो यह कहने में कोई हर्ज नहीं कि बंटवारे का मौखिक इतिहास केवल सतही मुद्दा से संबंधित नहीं है। विभाजन के अनुभव पूरी कहानी का इस कदर केंद्रीय हिस्सा है कि अन्य स्रोतों की जांच करने के लिए मौखिक स्रोतों तथा मौखिक स्रोतों की जांच करने के लिए अन्य स्रोतों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अलग तरह के सवालों के जवाब ढूंढने के लिए अलग तरह के स्रोतों को तो ढूंढना ही होगा। मिसाल के तौर पर सरकारी रिपोर्टों से हमें भारतीय और पाकिस्तानी सरकारों द्वारा बरामद की गई औरतों की अदला बदली और तादाद का पता तो चल जाता है, लेकिन उन औरतों ने भोगा क्या, उन पर क्या कुछ बीती, इसका जवाब तो सिर्फ वे औरतें ही दे सकती हैं। लेकिन हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि बंटवारे के बहुत सारे मौखिक ब्यौरे खुद ब खुद या आसानी से उपलब्ध नहीं होते। उन्हें साक्षात्कार के जरिए ही हासिल किया जा सकता है और साक्षात्कार में भी लोगों के दर्द के एहसास और सूझबूझ से कम लेना पड़ता है। इस सिलसिले में सबसे पहले मुश्किल यही होती है कि मुमकिन है इन अनुभवों से गुजरने वाले निहायत निजी अपबीती के बारे में बात करने को राजी ही न हो। मिसाल के तौर पर कोई ऐसी औरतें किसी अजनबी के सामने अपने खौफनाक अनुभवों को कैसे बेपर्दा कर देगी जिसका बलात्कार किया गया था। साक्षात्कार लेने वाले को किसी की एकदम निजी पीड़ा और सदमे में झांकने से आमतौर पर परहेज करना चाहिए। उन्हें पीड़ित महिला से सघन और उपयोगी जानकारी हासिल करने के लिए आत्मीय संबंध विकसित करने चाहिए। इसके बाद याददाश्त की समस्या आती है। अलग किसी घटना के बारे में कुछ दशक के बाद बात जब तक की जाती है, जो लोग क्या याद रखते हैं या भूल जाते हैं, यह आंशिक रूप से इस पर निर्भर करता है कि बीच के सालों में अनेक अनुभव किए तरह के रहे हैं। इस दौरान उनके समुदाय और राष्ट्रों के बीच क्या हुआ है। मौखिक इतिहासकारों को विभाजन के वास्तविक अनुभवों को निर्मित स्मृतियों के जाल से बाहर निकालने की चुनौतीपूर्ण काम भी करना पड़ता है। निष्कासन विभाजन का एक समग्र वृत्तांत बुनने के लिए बहुत तरह के स्रोतों का इस्तेमाल करना जरूरी है ताकि हम उस एक घटना के साथ साथ एक प्रक्रिया के रूप में भी देख सकें और उन लोगों के अनुभव की साझा समझ अनुभवों को समझ सकें जो उस स्याह खौफनाक दर्द से गुजर रहे थे। चित्र 14.15 न तो सभी गाड़ियां से यात्रा कर सकते थे और न ही सभी पैदल चल सकते थे। ये चित्र में दिखाए गए हैं। दोनों टोकरियों में बैठे लोगों को दिखाया गया है। काल रेखा 1930 एक प्रसिद्ध उर्दू कवि मोहम्मद इकबाल एकीकृत ढीले ढाले भारतीय संघ के भीतर एक उत्तर पश्चिम भारतीय समुदाय राज्य की जरूरत का विचार पेश करता है। 1933 से 35 दोनों अलग अलग कैम्ब्रिज में पढ़ने वाले एक पंजाबी मुसलमान युवा चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान या पाकिस्तान नाम पेश किया।
1937 से 39 ब्रिटिश भारत में 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस के मंत्रिमंडल सत्ता में आई। 1940 में लाहौर में मुस्लिम लीग मुस्लिम बाहुल्य इलाकों के लिए कुछ हद तक स्वायत्तता की मांग करते हुए प्रस्ताव पेश किया। 1946 में प्रांतों में चुनाव संपन्न होते हैं। सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस को और मुस्लिम सीटों पर मुस्लिम लीग को शानदार कामयाबी मिलती है। मार्च से जून कैबिनेट मिशन अपना 3 सदस्य मिशन दिल्ली भेजता है। अगस्त मुस्लिम लीग पाकिस्तान की स्थापना के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई के पक्ष में फैसला लेती है। 16 अगस्त कलकत्ता में हिंदू सिखों और मुसलमानों के बीच हिंसा फूट पड़ती है। कई दिनों चलने वाली इस हिंसा में हजारों लोग मारे जाते हैं। मार्च 1947 कांग्रेस हाईकमान पंजाब को मुस्लिम बाहुल्य और हिंदू सिख बाहुल्य हिस्सों में बांटने के पक्ष में फैसला लेता है और बंगाल में भी इसी सिद्धांत को अपनाने का आह्वान करता है। मार्च 1947 के बाद अंग्रेज भारत छोड़कर जाने लगते हैं। 14 से 15 अगस्त 1947 भारत पाकिस्तान का गठन होता है। भारत स्वतंत्र होता है। महात्मा गांधी सांप्रदायिक सौहार्द के बहाल करने के लिए बंगाल का दौरा करते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ सकते हैं जो सदा बागीचा, सुभारंजन दास गुप्ता द्वारा 2003 में, आलोक भल्ला द्वारा, उर्वशी बुटलिया द्वारा, ज्ञानेंद्र पांडे 2001 में, अनीता इंदर सिंह और इयान बैटलिक का 19